नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करेंगे। बिहार में नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से शुरू होगा। 15वें वित्त आयोग ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण विवाह समारोह में लोगों की संख्या घटाकर 50 करने का फैसला किया। बाजारों पर पाबंदियां लगाने का भी प्रस्ताव किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.42% हुई और एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना महाराष्ट्र के परभणी में होगी। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं कनकलता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है। वर्चुअल तरीके से आयोजित शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और सतत विकास। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में हो रही इस शिखर बैठक के दौरान बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित वैश्विक संदर्भ में ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच सहयोग और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उपायों पर भी विचार विमर्श होगा। आतंकवाद से निपटने, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। भारत ब्रिक्स देशों के संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। संगठन के गठन के बाद वह तीसरी बार इसकी अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत वर्ष 2012 और 2016 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। भारत अगले वर्ष 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजू सेठिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को भी संबोधित करेंगे। इस फोरम की स्थापना 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग ने की थी। इस फोरम का उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए नेताओं का एक समुदाय तैयार करना है जो आपसी विचार विमर्श से इन चुनौतियों का समाधान खोज सकें। इस फोरम की पहली बैठक सिंगापुर में और दूसरी बीजिंग में आयोजित की गई थी। इनमें वैश्विक आर्थिक प्रबंधन, व्यापार तथा निवेश और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ था। इस वर्ष होने वाली बैठक में कोविड महामारी के संदर्भ में अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने और भविष्य की राह तय करने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पंगु संस्था बनकर रह गई है और देशों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण वो विश्वसनीयता के साथ कार्य करने में अक्षम है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सार्वभौमिक राष्ट्रों के सदस्य होने के बावजूद अंतर सरकारी वार्ताएं गंभीर और सार्थक चर्चा के स्थान पर विश्वविद्यालय स्तर की चर्चा का मंच बन गई हैं। श्री तिरुमूर्ति ने कल रात संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर सरकारी वार्ता में सुधार की आवश्यकता को लेकर जोशीले वक्तव्यों को सुनने के अलावा 1 दशक से भी अधिक समय में कुछ भी नहीं बदला है। बिहार में नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा का पहला सत्र इस महीने की 23 तारीख से 27 तारीख तक होगा। ये फैसला नवगठित राज्य मंत्रिमंडल की आज पटना में हुई पहली बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस बैठक में मंत्री परिषद के अन्य सभी 14 सदस्य उपस्थित थे। 17वीं बिहार विधानसभा के 5 दिनों के सत्र के दौरान प्रोटेम अध्यक्ष और पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव के साथ कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। पहले प्रोटेम अध्यक्ष नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र की औपचारिक शुरुआत संयुक्त बैठक के साथ होगी। राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इधर एक बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा ने
विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा की जानी बाकी है। इस बीच नए कैबिनेट के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। विभागों के आवंटन को लेकर एनडीए के सभी चारों घटक दलों के बीच अभी चर्चा जारी है। नए मंत्रिमंडल में भाजपा के कोटे से 7 मंत्री बने हैं, वहीं जनता दल यूनाइटेड के 5 सदस्य कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदस्यों को एक एक मंत्री पद दिया गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 150 वार्डों वाले निगम के लिए मतदान 1 दिसंबर को मतपत्रों के जरिए होगा। राज्य चुनाव आयुक्त पार्थ सारथी ने आज हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। पिछले चुनाव की तरह ही विभिन्न श्रेणियों के तहत वार्डों का आरक्षण जारी रहेगा। नामांकन कल से 3 दिन तक जमा किए जा सकेंगे। वर्तमान निगम का कार्यकाल अगले साल फरवरी में समाप्त हो जाएगा। 1 करोड़ की आबादी वाली राज्य की राजधानी में होने वाला ये चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस और गुपकर गठबंधन पर आरोप लगाया कि वो जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के उन अधिकारों को छीनना चाहते हैं जिन्हें केंद्र ने धारा 370 को हटाकर सुनिश्चित किया है। अपने कई ट्वीट में उन्होंने कहा कि गुपकर गिरोह चाहता है कि विदेशी शक्तियां जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करें। उन्होंने गुपकर गठबंधन पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया। गृहमंत्री ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो गुपकर गिरोह के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। श्री शाह ने कहा कि देशवासी अब राष्ट्रहित के खिलाफ अपवित्र वैश्विक गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में अपने नेताओं के नाम के बारे में कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि घोटाले के आरोपियों ने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया है। श्री प्रसाद ने कहा कि भाजपा इस गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस से चुप्पी तोड़ने की मांग करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की ये नीति रही है कि कोई भी सौदा या अनुबंध बिना कमीशन के न हो। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। 15वें वित्त आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को सौंपी। कोविड के दौर में वित्त आयोग शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में अगले 5 वर्ष के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अनुपात का उल्लेख है। वित्त मंत्री ये रिपोर्ट और इस पर सरकार की कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट संसद में पेश करेंगी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021-22 से 2025-26 की अवधि की रिपोर्ट सौंपी थी। इससे पहले आयोग ने इस महीने की 9 तारीख को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी थी। संघ और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और पिछले वित्त आयोगों के सदस्यों तथा अध्यक्षों और आयोग की सलाहकार परिषद के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। इस विचार विमर्श में विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की भी राय ली गई। ये रिपोर्ट 4 खंडों में विभाजित है। खंड 1 और 2 में मुख्य रिपोर्ट है। खंड 3 में केंद्र सरकार के सामने मध्यम अवधि की चुनौतियों और आगे की योजना का उल्लेख है। चौथे खंड में राज्यों का उल्लेख है। आयोग ने प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है और हर राज्य की स्थितियों के अनुरूप सुझाव दिए हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की विधि समिति की कल अत्यावश्यक बैठक बुलाई गई है,
जिसमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स की उधारी के लिए फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त बनाने और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन और अन्य कानूनी उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। ये बैठक जीएसटी के फर्जी बिलों की धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बुलाई गई है। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने पिछले 4 दिन में फर्जी बिलों के मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और धोखाधड़ी में शामिल 1180 कारोबारों की पहचान की है तथा 350 मामले दर्ज किए हैं। टैक्स चोरी, धोखाधड़ी से बैंक ऋण लेने, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार जैसी अवैध गतिविधियों के लिए फर्जी बिल जमा करने के अनेक मामले सामने आए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करेंगे। बिहार में नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से शुरू होगा। 15वें वित्त आयोग ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण विवाह समारोह में लोगों की संख्या घटाकर 50 करने का फैसला किया। बाजारों पर पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव भी किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.42% हुई और एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना महाराष्ट्र के परभणी में होगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 82,90,000 से अधिक रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में करीब 4,53,000 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 29,000 से अधिक नए मामलों का पता चला। मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 449 लोगों की मौत हुई, जिन्हें मिलाकर देश में अब तक कुल 1,30,000 से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8,44,000 से अधिक कोरोना जांच हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 12,65,00,000 कोविड जांच हुई है। ओडिशा में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। इस महामारी से कल 1,297 लोग स्वस्थ हुए। इसके बाद राज्य में कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,99,159 हो गई है। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने के बाद उपचाराधीन रोगियों की संख्या 10,000 से कम हो गई है। इस बीच संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने इस महीने की 20 और 21 तारीख को नदियों और घाटों में छठ पूजा और सामूहिक स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गिरीश चंद्र दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 31,963 हो गई है। 76 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। अब तक 30,608 संक्रमित व्यक्ति ठीक हो गए हैं। वर्तमान में 968 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अब तक 4,94,000 नवीन कुमार चौधरी ने बागवानी विभाग 630 कोरोना नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 4,62,667 लोग संक्रमित नहीं थे। असम में कोविड-19 के 50 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 20,000 कोविड नमूनों की जांच के बाद 186 सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई। असम में स्वस्थ होने की दर 97.90% है। वर्तमान में करीब 3,500 सक्रिय मामले हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 952 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,58,828 पर पहुंच गई है। राज्य में कल 38,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। स्वस्थ होने की दर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और ये 94.14% हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान इस वायरस से 3 और लोगों की मौत होने से कुल मृतकों की संख्या 1,410 हो गई है। वर्तमान में राज्य में 13,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 11,000 से अधिक घर में क्वारंटीन हैं। इस बीच हैदराबाद में 150 नए मामलों की पुष्टि हुई है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है और स्वस्थ होने की दर में भी वृद्धि हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगे जिलों में अधिक सतर्कता बरतने का फैसला किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे हुए जिलों में हाल ही में कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से ऐसे इलाकों में खास एहतियात बरता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कई बार अधिकारियों से लखनऊ और मेरठ जिलों में खास सावधानी बरतने को कहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद भी कोविड के परीक्षणों में कोई कमी नहीं की गई है और ये पहले की तरह ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर हर व्यक्ति को काफी सावधानी बरतनी चाहिए और सामाजिक दूरी के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। प्रदेश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर में भी बढ़ोतरी हुई है और ये 94.15% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1546 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और इस समय राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,603 है। सबसे ज्यादा 231 नए मरीज लखनऊ में पाए गए हैं। वहीं मेरठ दूसरे स्थान पर है, जहां 168 नए मरीजों का पता चला है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने विवाह समारोह में लोगों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। विवाह समारोह में केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहले ये संख्या 200 थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। श्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें एहतियात के तौर पर बाजारों पर कुछ पाबंदियां लगाने के लिए अनुमति मांगी गई है। केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता की सराहना करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए आईसीयू गहन चिकित्सा कक्ष के 750 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध कराए हैं। दिल्ली में कोविड मरीजों की जांच और इलाज के अस्पतालों में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन की पड़ताल के लिए जांच दलों का गठन किया गया है। ये दल राजधानी के अस्पतालों का दौरा करेंगे और 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। जांच दलों को कामकाज की एक सूची दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार निजी अस्पतालों के वार्ड और आईसीयू बिस्तर उपलब्ध होने पर मंत्रालय को रिपोर्ट देनी है। कर्नाटक में अंतिम वर्ष के स्नातक और परास्नातक छात्रों के लिए आज से महाविद्यालय खुल गए हैं। सरकार, महाविद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी एहतियाती उपाय किए हैं। तमिलनाडु में कोडई कनाल को आज से पर्यटकों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। पिछले 2 महीने से आगंतुकों को कुछ इलाकों में जाने की अनुमति थी। वन विभाग के नियंत्रण वाले दर्शनीय स्थल आज तक बंद थे, जिन्हें अब फिर से खोल दिया गया है। इनमें मोई पॉइंट, चीड़ के वन, गुना गुफाएं शामिल हैं। भारत बायोटेक ने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन का तीसरा परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की भागीदारी से किया जाने वाला ये परीक्षण 26,000 लोगों पर किया जाएगा। ये भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लिनिकल परीक्षण है। इस परीक्षण को www.ctri.nic.in पर पंजीकृत किया गया है। भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दे दी है। भारत बायोटेक कंपनी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉ नरेंद्र सैनी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-233-1444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 011-233-1444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना से महिलाओं को अधिक रोजगार मिलेगा। जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया में पहली होगी जो सौर ऊर्जा पर काम करेगी। 30 एकड़ भूमि में फैले इस मिल में कपास से कपड़ा बनने की प्रक्रिया होगी। टेक्सटाइल मिल के चेयरमैन डॉक्टर समप्रिया राहुल पाटिल ने कहा कि परवानी से ही बेहतरीन क्वालिटी का कपास खरीदा जाएगा। परवानी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है। इसके अलावा कपास का उत्पादन एक लाभदायक निवेश के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण अधिकांश किसान यह फसल उगाते हैं। मिल में कपास का ओठना, दबाना, बुनाई, कटाई आदि जैसे काम किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपया है। डॉक्टर पाटिल ने विश्वास जताते हुए कहा कि यह मिल निश्चित रूप से जिले में औद्योगिक क्षेत्र को गति देगी। विनोद कापसीकर और कुणाल शिंदे के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बागवानी विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कल श्रीनगर में राज्य स्तरीय बागवानी विकास मिशन की कार्यकारी स्तर की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्र सरकार के समक्ष पड़ी समन्वित नियंत्रित पर्यावरण स्टोर परियोजना के लिए सब्सिडी समर्थन के प्रावधानों के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बैठक में समन्वित नियंत्रित पर्यावरण के एक से ज्यादा इकाइयों के एक ही मालिक के पास होने की संभावना पर भी चर्चा की गई। प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी ने बागवानी विभाग के सभी जिला अधिकारियों को सकारात्मक ढांचे के साथ जमीनी स्तर पर काम करने के लिए कहा है और विभाग के साथ लंबित सभी देनदारियों को स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में भाग लेते हुए मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम को कश्मीर में बागवानी की अर्थव्यवस्था पर जानकारी दी गई। बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि बागवानी एक सोने की खदान है, जिसका जम्मू और कश्मीर को बागवानी उत्पादन के लिए पावर हाउस के रूप में विकसित करना है। उन्होंने अधिकारियों को किसान समुदाय के बड़े हित के लिए बागवानी की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में सरकारी अधिकारियों की साठगांठ से कथित भूमि कब्जा करने के सिलसिले में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। पहले इन मामलों की जांच राज्य सतर्कता संगठन कर रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने इन मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। कथित भूमि कब्जा करने के ये मामले जम्मू और सांबा जिलों के हैं। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू जिले के राजस्व विभाग के अधिकारियों ने रोशनी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों की जानबूझकर अनदेखी की और अवैध कब्जा धारकों को लाभ पहुंचाया। दिल्ली पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी है। इन दोनों आतंकवादियों को कल रात सराय काले खां के पास मिलेनियम पार्क से गिरफ्तार किया गया। अधिकारी दोनों आतंकवादियों से पूछताछ कर रहे हैं। दोनों आतंकवादी जम्मू कश्मीर के हैं और इनके कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद किए गए। मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण आज उत्तरी अरब सागर में आरंभ होगा। इस अभ्यास का पहला चरण इस महीने की शुरुआत में पूरा किया गया था। दूसरे चरण में शामिल चारों देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका कई जटिल अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में नौसेना का युद्धपोत विक्रमादित्य और अमेरिकी युद्धपोत निमित्ज भी शामिल होगा। ये दोनों युद्धपोत 4 दिन तक अन्य पोतों, पनडुब्बियों और विमानों के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माईगव पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। त्योहारों के इस मौसम में खादी उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री की वजह से खादी कारीगरों को काफी लाभ मिला है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्रमुख खादी इंडिया आउटलेट में 2 अक्टूबर से मात्र 40 दिन के अंदर खादी की एक दिन में हुई बिक्री का आंकड़ा 4 बार 1 करोड़ रुपए को पार कर गया।
खादी के इस वितरण भंडार में 13 नवंबर को कुल बिक्री 1 करोड़ 11 लाख रुपए रही, जो इस साल की एक दिन में सबसे अधिक बिक्री का आंकड़ा है। जब से लॉकडाउन के बाद व्यापारिक गतिविधियां दोबारा शुरू हुई हैं, तब से खादी की बिक्री का आंकड़ा इस वर्ष गांधी जयंती पर 1 करोड़ 2 लाख रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद 24 अक्टूबर को 1 करोड़ 5 लाख और 7 नवंबर को 1 करोड़ 6 लाख रुपए की बिक्री हुई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील के कारण बड़े पैमाने पर बिक्री हुई है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि खादी पसंद करने वाले लोगों ने ग्रामोद्योग क्षेत्र में कारीगरों को बड़ा सहयोग दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी को देखते हुए अपने पेंशन धारकों को अपने घर के पास ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए अनेक विकल्प दिए हैं। इन सभी वैकल्पिक माध्यमों से जमा कराया गया जीवन प्रमाण पत्र समान रूप से वैध होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा पेंशन देने वाले बैंक की शाखा या निकटतम डाकघर में भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया जा सकता है। ये प्रमाण पत्र देश भर में फैले सामान्य सेवा केंद्रों और EPF पेंशन धारक उमंग ऐप पर जमा कराए जा सकते हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, हल्की बौछारें पड़ने की आशंका है। तापमान 23 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा। तापमान 21 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर में श्रीनगर में दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 और 23 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। लद्दाख के लेह में आसमान साफ रहेगा, लेकिन बाद में बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में भी आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 0 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 5 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। खेल मंत्रालय ने हॉकी के ओलंपिक खिलाड़ी मोहिंदर पाल सिंह के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। श्री सिंह गुर्दे की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इस समय डायलिसिस पर हैं। श्री सिंह भारतीय हॉकी टीम के कोच थे। उन्होंने 1988 के ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो उस समय भारतीय हॉकी टीम के भी सदस्य थे, जिसने 2007 में एशिया कप जीता था। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को पंजाब का राज्य नायक नियुक्त किया है। सोनू सूद को ये सम्मान देने का निर्णय लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को देखते हुए लिया गया है। सोनू सूद ने कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके शहर तक पहुंचाने में मदद की थी। उन्होंने मजदूरों को मास्क, भोजन, मोबाइल फोन और अन्य सामान देकर मदद की थी। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी शुरुआती कारोबार में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 242 अंक बढ़कर 43,880 पर था। निफ्टी 74 अंक की बढ़ोतरी के साथ 12,854 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करेंगे। बिहार में नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से शुरू होगा। 15वें वित्त आयोग ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण विवाह समारोह में लोगों की संख्या घटाकर 50 करने का फैसला किया। बाजारों पर पाबंदियां लगाने का भी प्रस्ताव किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.42% हुई और एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना महाराष्ट्र के परभणी में होगी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।